इस वीडियो को क्लास 11th अकाउंटेंसी क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके नेचर क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, एंड देन वी स्टार्ट IFRS। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो छोटी मोटी थ्योरी रह गई है जिसे अब हम खत्म करके उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है? देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। अकाउंटिंग जो भी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि भाई इस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए, तो वही होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब इट रेफर्स टू सेट ऑफ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके हमें अकाउंटिंग करनी है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम गैप भी कहते हैं, that are followed for the preparation and presentation of financial statement। ये क्या होती हैं? ये हमारी जनरली गाइडलाइंस होती हैं। और ये क्यों होती हैं? इनको फॉलो किया जाता है किस लिए? फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। हमारे जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनको बनाने के लिए और उनको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, तो इनके लिए हमें किनकी ज़रूरत पड़ती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। भाई इस तरीके से हमें ये बनाना है या इस तरीके से फॉलो करके हमें चलना है, ठीक है, ताकि सबके लिए वो चीज़ कॉमन हो। अगर बैलेंस शीट हमारे लिए एसेट्स और लायबिलिटी है तो सबके लिए ही बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी को हम बैलेंस करके देखें। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अकाउंट्स मेंटेन करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक हमें एक तरीके से डायरेक्शन देता है। उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर कैसा होता है, मतलब ये किस तरीके के होते हैं? तो पहले देखते हैं, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब ये हमें, जैसे हम अगर कोई भी अपना एक मकान या अपनी एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए हम पहले हम एक उसके लिए आर्किटेक्चर से एक फ्रेम तैयार करवाते हैं। फ्रेम का मतलब कहाँ क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक तरीके का ढांचा देते हैं कि भाई हमें इस तरीके से अब इसके बाद ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद आता है ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब जो हम यहाँ पर अपने यहाँ जैसे अकाउंट्स बना रहे हैं पूरे देश में हर तरीके से, मतलब पूरे देश में जहाँ भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं सबके यहाँ सेम रूल्स फॉलो किए जाए ताकि कोई भी हमारे अकाउंट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो ये क्या देता है हमें? बेसिक यूनिफॉर्मिटी, मतलब सेम, हर जगह अकाउंटिंग क्या हो? सेम हो। उसके बाद आता है गाइडलाइन चेंज विद चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज। जैसे जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे हमारे लॉज चेंज होते हैं, कानून बदलते हैं, वैसे ही उसी हिसाब से हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस भी चेंज होती रहती है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड अवर लॉज। मैंडेटरी इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानना या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना कंपलसरी है। अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेबल। अब इसमें आपके पास ऑप्शन भी होता है, यहाँ पर जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या है? अल्टरनेटिव है, मतलब आप या तो ये कर लो या ये कर लो। इसमें हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल आता है डेप्रिसिएशन का। आपको डेप्रिसिएशन लगानी है, देखो ये तो कंपल्सरी है, आपको अपने फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन लगानी है, बट यू हैव अ चॉइस। यू हैव चॉइस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हो या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है लिमिटेशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? सो दे आर मैन मेड। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। सो इट डज नॉट पास द वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज, तो इसलिए ये हमेशा वेरिफिकेशन टेस्ट से नहीं गुजरते। इसके बाद आता है इट बेस्ड ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट पर बेस होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ऑफन टू मीट द चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमारे स्टैंडर्ड भी जल्दी चेंज होते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। अब इसके बाद आता
है हमारा मीनिंग ऑफ IFRS। IFRS क्या होता है, देखिए पहले हम वो यहाँ पर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा शॉर्ट में लिखा है। IFRS का मतलब होता है, सबसे पहले हम आते हैं सबसे स्टार्टिंग से, IASC मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। सबसे पहले हमारी थी 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जो बाद में रिप्लेस होकर 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गई। और इस बोर्ड ने IASB ने इशू किया IFRS को। अब IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। किसने इशू किया, IASB ने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये क्या है, या ये IFRS क्या होता है, IFRS are a set of accounting standard developed by the IASB। IFRS एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सेट है। जैसे अभी हम यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे कि वे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। अब ये क्या कह रहा है, IFRS में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक सेट होता है जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, IASB द्वारा। IFRS are referred to as principles based accounting standard। IFRS में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो सारे हमारे प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपने जो प्रीवियस प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वही प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे IFRS में आते हैं, ठीक है। अब इसके एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, मतलब अगर आप IFRS कर रहे हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कर रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमारे 4 एजम्पशंस हैं, हम इन चारों को मानकर चलते हैं IFRS में। और तो कौन कौन से हैं वो हमारे एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन हमने पहले पढ़ लिया है। एक्रूअल एजम्पशन क्या होता था, हम ये मानकर चलते हैं ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर। ट्रांजैक्शन हम जब भी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो होगी, ना कि तब जब उसका सेटलमेंट होगा। मैंने अभी सेल करी तो ये सेल मैं आज की डेट में रिकॉर्ड करूंगी, ना कि तब जब मुझे उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। अब सेल मैंने आज करी, पैसा मुझे 2 दिन बाद मिल रहा है, तो मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड नहीं करूंगी उसे। मैं अभी क्या है, अभी मैं सेल रिकॉर्ड कर लूंगी, उसके बाद जब 2 दिन बाद पैसा मिलेगा मैं उसे भी रिकॉर्ड करूंगी। तो मतलब इसमें सिंपल है, ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी, जब वो हो रही है। उसका सेटलमेंट कब होगा कब नहीं होगा वो बात की बात है, हम उसे उसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी, आपको कैश रिसीव हो या ना हो। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन भी हमने पहले पढ़ रखा है। हम ये मानकर चलते हैं जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो इन्फिनिट टाइम तक होता है, मतलब हमारे बहुत ही लंबे टाइम तक वो बिजनेस चलेगा, हम ऐसा मानकर चलते हैं। उसके बाद आता है मेजरिंग यूनिट एजम्पशन। मेजरिंग यूनिट एजम्पशन का मतलब क्या होता है, असेट शुड बी रिफ्लेक्टेड एट करंट एंड फेयर वैल्यू। यहाँ पर जो असेट्स जो आप रिफ्लेक्ट करोगे, जो दिखाओगे अपने यहाँ अपनी कंपनी का, वो किस रेट पर दिखाओगे, करंट वैल्यू पर, फेयर वैल्यू पर। जो आज उसकी करंट वैल्यू है उस वैल्यू पर आप अपने असेट्स को शो करोगे। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट परचेजिंग पावर। कांस्टेंट परचेजिंग पावर क्या होता है, मतलब हमारी कंपनी के पास कितनी पावर है, कितनी कैपिटल है अभी भी परचेजिंग करने की। तो यहाँ पर हमारा आता है वैल्यू ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड। हम अपनी कैपिटल की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में सपोज महंगाई, अब महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ रही है। पहले 5 लाख 1-2 लाख की जो कीमत थी, पहले वही लाखों जो 1-2 लाख की कीमत थी वो बहुत मानी जाती थी। बट अगर हम आज 1-2 लाख की बात करें तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो ये वही चीज़ है, हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ कैपिटल को एडजस्ट करते हैं टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड में इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई होगी उसके हिसाब से हम अपनी कैपिटल की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कांस्टेंट परचेजिंग पावर। तो ये हमारा आपका आज ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।